नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। ताजमहल विवाद। क्या है ताजमहल विवाद? जैसा कि आपको आज तक पता है कि ताजमहल को प्रेम की निशानी कहा जाता है। बहुत ही सुंदर कलाकृति में बना हुआ ताजमहल आगरा में उपस्थित है, जो कि शाहजहां द्वारा बेगम मुमताज की याद में बनाया हुआ था, जो कि शाहजहां की 14वीं बेगम हुआ करती थी। हालांकि यूनेस्को की विश्व विरासत श्रेणी में शामिल होने के बाद भारत देश ही नहीं, संपूर्ण विश्व इसके बारे में जानता है और इसकी कलाकृतियों की प्रशंसा करता है। आज यही जो क्षेत्र है वह विवाद की स्थिति में बना हुआ है, अतः इसी विवाद की स्थिति में बने होने के कारण इससे संबंधित आपके प्रश्न पूछ लिए जा सकते हैं। अतः हमें इसका अध्ययन करना है, जानने का प्रयास करना है कि क्या है असल में इसके विवाद और कितने वर्षों से इसके बारे में जो भी विवाद हैं वह चले आ रहे हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं क्या है ताजमहल विवाद। हाल ही में जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट है वहाँ पर याचिका डाली गई कि जो यहाँ पर बंद जो 24 कमरे हैं उनको खोलने का प्रयास किया जाए, यानी ताजमहल के बेस के अंदर जो कमरे हुआ करते हैं वह यूनेस्को द्वारा या फिर जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे द्वारा बंद किए हुए हैं, जो कि विवाद का कारण बने हुए हैं। इन कमरों को खोलने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका डाली गई और इसी के चलते जो कि राजकुमारी दिया है इनका एक बयान भी निकल कर आया। राजघराने की ये जो राजकुमारी हैं इनके द्वारा कहा गया कि राजघराने की ज़मीन पर शाहजहां ने जो कब्जा किया था उसी के बेस पर, उसी के स्थान पर जो कि ताजमहल बनवाया गया है और यदि ज़रूरत पड़ी तो उसके दस्तावेज भी दिखा दिए जाएंगे। तो इस प्रकार यह मुद्दा धूल पकड़े हुए है और हम देख सकते हैं कि किस प्रकार इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है और जनमानस में इसकी चर्चा हो रही है। ताजमहल के विवाद के कारण को हम समझें तो इसके कारण का इसका प्रमुख कारण है कि यहाँ पर लोगों की यह मान्यता है कि शिव मंदिर को तोड़कर जो कि ताजो महालय हुआ करता था उसको तोड़कर उसके बेस के ऊपर जो ताजमहल बनाया हुआ है और इसे प्राचीन तेजो महालय भी बताया जा रहा है। और इसके पीछे हम देखें तो एक जो कि लेखक रहे पीएन ओक, उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी ताजमहल ट्रू स्टोरी ने, और जो कि जो पुस्तक लिखी गई थी उन्होंने एक इसमें तथ्य दिया है। इस तथ्य के अनुसार कहा गया है कि जिस तथ्य को हम देखें कि यह राजा जयसिंह प्रथम के महलों में से एक मंदिर या महल हुआ करता था जिसे मुगलों द्वारा कब्जाया गया था और इसके ऊपर ताजमहल का निर्माण कराया गया था और इसके जो कमरे हैं इन कमरों को अंग्रेज़ों द्वारा खोला गया था तथा यहाँ की जो वस्तुएं हैं उनको, जो कि कलाकृतियाँ हैं उनको देखा गया था। अतः इन कलाकृतियों को देखने के बाद उन्होंने इस क्षेत्र में जो कि विवादित स्तर पर न पहुँचे इसलिए इनको बंद कर दिया गया था। यदि आप देख सकते हैं कि अंग्रेज़ों द्वारा ऐसा किया गया था तो अंग्रेज़ों द्वारा एक बात हम समझ सकते हैं कि अंग्रेज़ों द्वारा तो भारत में विवाद कराने के प्रयास किए ही जा रहे थे। वह चाहते तो यह चीज़ ओपन करके हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़वा देते, लेकिन इसके पीछे सबसे प्रमुख कारण था कि इनके द्वारा जो कैपिटल है वह पैसा कमाने की नीति हुआ करती थी। पैसा कमाने की नीति होने के कारण यह अपनी कंपनी को जहाँ पर भी बेनिफिट होता था, बड़े होशियार हुआ करते थे, जहाँ पर भी बेनिफिट होता था वहाँ पर यह कार्य किया करते थे। यानी हम देख सकते हैं कि उस समय भी ताजमहल कमाई का एक साधन था, इससे टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जा रहा था। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि टूरिज़्म है और पैसा आ रहा है तो इसको विवादित स्थिति में क्यों लाया जाए। अतः अंग्रेज़ों के द्वारा इस चीज़ को आगे बढ़ाया गया तथा इस जो भी यहाँ की स्टोरी है उसको जनमानस के सामने पेश नहीं किया गया। पीएन ओक ने इसी प्रकार की धारणा रखते हुए जो भी तथ्य दिए हैं कि यहाँ पर जो हिंदू देवी देवताओं के स्ट्रक्चर हुआ करते थे। अब तथ्य के बारे में हमने समझने के बाद देखते हैं ताजो महालय की नींव को बनाकर ताजमहल का निर्माण कराया गया था। यानी ऐसा माना जाता है कि जो यहाँ पर जो बेस है वो पहले से ही उपस्थित था। एक बात और मानी जाती है कि जब मकराना की खदान से जो कि यहाँ के शाहजहां द्वारा जो संगमरमर मंगवाया जाता है तो हम देख सकते हैं कि जो वहाँ से संगमरमर आया हुआ था, वहाँ से जो वहाँ पर लेख मिलते हैं, जो यहाँ पर उनके दस्तावेज मिलते हैं कि जितना संगमरमर वहाँ से भेजा गया था तो उतने संगमरमर में जो कि ताजमहल तैयार नहीं होता। इससे यह भी प्रमाण मिलते हैं कि यदि वह
वहाँ पहले से कोई स्ट्रक्चर था, यानी पहले से ही कुछ जो संगमरमर की क्वांटिटी है वह लगी हुई थी, इसके ऊपर ताजमहल बनवाया गया। इससे इस प्रमाण के तथ्य मिलते हैं। आगे देखते हैं। इसी मुद्दे को इलाहाबाद न्यायालय की याचिका के रूप में पेश किया गया, परंतु सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका था कि यहाँ पर जो विवादित जो कमरे हैं वह खोले ना जाएं, यह जनता के हित में नहीं है, और इस प्रकार की बातें कहते हुए इसको बंद कर दिया गया था। अतः जैसे ही जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में फैसला जाता है, तो हाई कोर्ट के पास जो भी याचिका जाती है, याचिका पर वह दलील देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस पर फैसला सुना चुका है। यदि कोई भी बड़ी कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट पहले जिस बात पर फैसला सुना देती है, उस पर फिर छोटी कोर्ट वहाँ पर सुनवाई नहीं होती। अतः इस चीज़ की दलील देते हुए इन्होंने इस केस को यहीं पर खारिज कर दिया। आगे देखते हैं। ताजमहल पर ऐतिहासिक फैसलों के बारे में हम देखें तो ताजमहल पर इससे पहले भी ऐतिहासिक फैसले आ चुके हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2015 में सिविल न्यायालय में तेजो महालय घोषित करने के लिए एक याचिका दायर की गई थी, और इस याचिका पर सुनवाई की गई तथा उसको बंद कर दिया गया। 2017 में हम देखें, जब यहाँ पर बीजेपी की सरकार आ चुकी थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, तो यहाँ के इनके जो सांसद हुआ करते थे, बीजेपी सांसद विनय कटियार द्वारा एक बात कही जाती है। यहाँ पर कहा जाता है कि जो कि ताजमहल है उसको तेज महल घोषित कर दिया जाए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 2015 और 17 से भी इस प्रकार की न्यूज़ निकल कर आ रही हैं। आगे देखते हैं। धार्मिक स्थलों से संबंधित अन्य विवाद, यानी हम देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर विवाद हैं, ऐसे अन्य क्षेत्रों पर भी विवाद मौजूद हैं। हाल ही में हमने देखा कि जहाँ पर राम मंदिर बनाया हुआ है, उस स्थान पर पहले राम मंदिर हुआ करता था, उसके ऊपर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था, और जो कि समय रहते उसको ढहाया गया। अतः आज वहाँ पर राम मंदिर स्थित है। अतः इसी प्रकार की धारणा के चलते अन्य क्षेत्रों पर भी इस प्रकार की बात चल रही है। तो हम देख सकते हैं इसी प्रकार के विवादित स्थलों में श्री राम जन्मभूमि, जो कि अयोध्या में उपस्थित है, का इतिहास में बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। दिल्ली का कुतुब मीनार को देखें, कुतुब मीनार के पास एक 2.5 दिन का झोपड़ा है, जहां पर बीसलराव देव के जो कि बनवाए हुए स्ट्रक्चर यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं के साक्ष्य मिलते हैं। स्वास्तिक का चिन्ह यहाँ पर मिलता है। चूँकि मुस्लिम धर्म में स्वास्तिक का चिन्ह यूज़ नहीं किया जाता, अतः यह माना जाता है कि यहाँ का जो क्षेत्र है, 2.5 दिन का झोपड़ा है, जो वहाँ पर एक मस्जिद का स्ट्रक्चर बना हुआ है, वह प्राचीन काल में किसी हिंदू देवी देवताओं का मंदिर हुआ करता था। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर जो मंदिर स्थित है, वह भी विवाद का कारण बना हुआ है। चूँकि यहाँ पर हम देख सकते हैं, जब जो कि श्री कृष्ण जन्मभूमि है, उसके ऊपर हम कुछ मस्जिद का स्ट्रक्चर देखते हैं। इससे झुकी हुई एक मस्जिद बनी हुई है। अतः प्रमाण लगाए जाते हैं कि यह मस्जिद भी किसी मंदिर के ऊपर बनाई गई है, जो कि कृष्ण जन्मभूमि हुआ करती थी। आगे देख सकते हैं। मथुरा के अलावा बनारस में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसकी तस्वीर आप सामने देख रहे हैं, इसके पीछे का जो स्ट्रक्चर है वह हिंदू कल्चर से परिपूर्ण है। यहाँ पर हम हिंदू कल्चर को देख सकते हैं, और आगे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके ऊपर मस्जिद बनाई गई है। और इसके अलावा हम देख सकते हैं प्राचीन काल में जहाँ पर मूल रूप से मंदिर स्थित था, वर्तमान में वहाँ देव बापी मस्जिद बनी हुई है। यह देख सकते हैं आप कृष्ण जन्मभूमि की तस्वीर। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह जो बेस बना हुआ है, यहाँ पर कृष्ण जन्मभूमि यानी कृष्ण जन्मभूमि मानी जाती है, और यहाँ पर श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। और इसके पीछे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वह मस्जिद का बना हुआ है। और हम देख सकते हैं क्यों इस प्रकार के साक्ष्यों को छोड़ा गया। यानी यहाँ पर आप एक ध्यान लगा सकते हैं, इस बात पर आपके क्वेश्चन उठते होंगे कि यदि वो इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना रहे थे, जैसे ताजमहल भी बनाया जा रहा था या बाबरी मस्जिद भी बनाई जा रही थी, तो उन्होंने उस स्ट्रक्चर को, जो नीचे दबा हुआ स्ट्रक्चर है, उसको समाप्त क्यों नहीं किया? पूरा बेस ख़त्म करके वहाँ पर मस्जिद बनाई जा सकती थी। इसके लिए एक तथ्य मिलता है। कहा जाता है कि मंदिरों के ऊपर मकबरा मस्जिदों का निर्माण कराया गया, तो उन्हें साक्ष्यपूर्ण रूप से समाप्त क्यों नहीं किए गए?
इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि जब मुस्लिम सत्ता में थे तब उनके द्वारा सोचा गया कि भविष्य में हमारे विरोध में कोई भी शासक खड़ा नहीं होगा। यानी हम मुगल काल को देखें तो वह बहुत ही बड़ा शासनकाल हुआ करता था। उसकी जो इकोनॉमी थी विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी हुआ करती थी। और यहाँ पर हम देख सकते हैं जब इतनी बड़ी सत्ता होने के बाद किसी भी प्रकार का डर नहीं रहता है। जब मुगल सत्ता में थे तो उन्होंने सोचा गया कि भविष्य में हमारे विरोध में कोई शासक खड़ा नहीं होगा। अपना वर्चस्व दिखाने के लिए इस प्रकार के कृत्य किए गए। यानी उनके द्वारा यह दिखाया गया कि हम सबसे परिपूर्ण हैं, यानी हम सबसे आगे हैं, और इस प्रकार के कार्य किए गए। और हम देख सकते हैं उस समय पर इनके विरोध में कोई आवाज़ नहीं उठाता था। यानी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी जिस प्रकार हम देख सकते हैं कि आज के समय पर कोई भी नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर कोई आवाज़ नहीं उठा सकता, उसी प्रकार उस समय पर जो भी यह कार्य किए जा रहे थे, चूँकि हिंदू धर्म उस समय पर भी व्याप्त था, तो जिस प्रकार के कार्य उस समय पर किए जा रहे थे उस समय पर इनके विरुद्ध कोई आवाज़ नहीं उठाता था। और यदि कोई उठाता था तो उसे कठोर यातनाएं दे दी जाती थी। यानी हम देख सकते हैं कि जो इलाहाबाद जो कि ग्वालियर का किला है, यहाँ पर एक जेल बनाई हुई थी। यदि इनके विरोध में कोई भी जाता था तो यहाँ पर उसकी आंखें फोड़ दी जाती थी, धीमा विष देकर उसे मृत्यु दंड की सज़ा दे दी जाती थी। और इस प्रकार के दंड देने के बाद आप खुद ही देख सकते हैं कि कोई इसका विरोध कैसे करेगा। और इनके लिए कोई भी बंदिश नहीं थी, यह कितने भी लोगों को मार सकते थे, सरकलम कर दिया करते थे। तो इस प्रकार की नीतियों के चलते बहुत ही क्रूर नीतियां हुआ करती थी, कोई इनके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाता था। कोर्ट द्वारा विवाद से बचने के लिए जो भी कोर्ट है उसके द्वारा जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो पूर्व का फैसला आया और वर्तमान का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया, इन्होंने इस विवाद से बचने के लिए, ताकि यदि कोई कहीं भी किसी भी स्तर पर यदि यह सिद्ध हो जाता कि यहाँ पर तेजो महालय है या फिर शिव मंदिर के स्ट्रक्चर मिलते हैं, तो यह एक बहुत बड़ा विवाद बन जाएगा। और इस स्थिति में वैसी ही स्थिति होगी जैसी कि स्थिति बाबरी मस्जिद की हुई है। और हम देख सकते हैं कि इस प्रकार के विवाद से बचने के लिए इन्होंने इस केस में मध्यम मार्ग अपनाया। मध्यम मार्ग यह होता है कि ना तो आप किसी दूसरे स्तर की ओर झुकेंगे या फिर या तो आप जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक वीणा होती है और वीणा में एक तार लगा हुआ होता है, और तार में हम देख सकते हैं कि उसको एक निश्चित स्थान पर या निश्चित पैमाने पर उसको स्थापित किया जाता है। यदि वह अत्यधिक खींचा जाता है तो वह टूट जाएगा, और यदि उसे खींचा नहीं जाता तो उसमें सुर नहीं आएगा, अतः वह ढीला रहेगा। अतः मध्यम मार्ग की बात हम यहाँ पर करते हैं, तो मध्यम मार्ग में हम समझते हैं कि इस प्रकार के फैसले लिए जाते हैं ताकि एक जो भी विवाद की स्थिति है उसको सामान्य बनाया रखा जा सके। आगे देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत में शुमार ताजमहल। यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल होने के कारण यह एक विवाद का मुद्दा यह भी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ताजमहल कोर्ट यूनेस्को की विश्व विरासत, ताजमहल जो कि स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि बहुत ही सुंदर है, वह यूनेस्को की विश्व विरासत श्रेणी में रखा गया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, जो इसे वैश्विक स्थल के रूप में मान्यता देता है। यानी जैसे ही इसको यूनेस्को की विश्व विरासत श्रेणी में रखा गया तो लोग इसको सर्च करने लगे, देखने लगे कि यहाँ पर कौन कौन सी जो साइट्स हैं वह वैश्विक स्तर पर देखने लायक हैं। तो यहाँ पर जो कि पर्यटन है वह बढ़ा तथा पर्यटक यहाँ पर आने लगे। यदि इसमें किसी भी प्रकार की बदलाव किया जाता है तो यह जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत श्रेणी है उससे वापस हो जाएगा, अतः जो टूरिज्म है वह यहाँ पर कम हो जाएगा या ना के बराबर हो। और हम देख सकते हैं यदि इसमें किसी भी प्रकार के बदलाव लेने की आवश्यकता पड़ेगी तो यूनेस्को से हमें इसकी इजाज़त लेनी पड़ेगी। यानी हम देख सकते हैं कि हमारा देश सॉवरन होने के बाद भी, इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो ताजमहल है वो विश्व की 7 अजूबों में से भी शामिल है। यदि इस पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो यह विश्व में मात्र 6 ऐसे अजूबे बचेंगे जो दर्शनीय होंगे। इसके बाद हम देख सकते हैं ताजमहल से कमाई के देखें तो जो कि हमारी सरकार है उसके लिए ताजमहल से एक कमाई हुआ करती है, तो प्रत्येक वर्ष इससे 200 करोड़ रुपए की कमाई हुआ करती है। अतः सरकार भी इस चीज़ से बचने का प्रयास करती है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का विवाद ना हो।
विवाद में लोगों का मानना है कि ताजमहल के नीचे 22 कमरे ऐसे हैं जहां पर हिंदी देवी देवताओं की मूर्ति रखी हुई है, और जो कि जन याचिका यहां पर डाली गई थी उसमें यही कहा गया था कि केवल आप इन कमरों को खोलकर दिखा दीजिए और हम संतुष्ट हो जाएंगे कि इस प्रकार के स्ट्रक्चर यहां पर हैं या नहीं हैं। और कोर्ट द्वारा इस पर कहा गया कि आप देख भी लेंगे तो इसके आगे क्या करेंगे। यानी उनका सीधा सीधा कहने का मतलब था कि इस पर यदि देख लेते हैं तो किसी भी प्रकार का विवाद होने की संभावना है, अतः इसको देखने से या खोलने से मना कर दिया गया। तो यहाँ पर हमने समझा कि क्या था ताजमहल का विवाद और किस प्रकार की नीतियाँ यहाँ पर चल रही हैं। कुछ नेता इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं ताकि हम देख सकते हैं कि जैसे ही देश में इस प्रकार की बातें उठती हैं तो इसको और भी अधिक फैलाने का प्रयास किया जाता। मेरी यह इच्छा है कि किसी भी प्रकार का जो भी विवाद है उसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। यदि जनमानस में इस प्रकार की भावना उठती है तो उसको ओपन करके दिखाना चाहिए, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जैसे ही इस चीज़ को दबाया जाता है तो हम किसी न किसी प्रकार से इस प्रकार की बातों को हमेशा से ही उठाया जाएगा, और एक मध्यम मार्ग का सहारा लेकर यहाँ पर जो भी बातें हैं उनको स्पष्ट करना चाहिए तथा समस्याओं को सुलझा कर देश हित के लिए कोई फैसला लिया जाना चाहिए। इसी प्रकार की जानकारी के साथ बने रहिए स्टडी राइट बाय मनी पांडे से, और पढ़ते रहिए। आपके हिस्ट्री के लेक्चर पूरे हो चुके हैं, पॉलिटी के लेक्चर आते जा रहे हैं, 10 लेक्चर के लगभग आ चुके हैं, और इसी प्रकार का अध्ययन आपको कराते रहेंगे। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि अब हमारी जो नीतियां हैं वह और भी कठोर हो गई हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दिन पर दिन हम और इसमें प्रोसेस कर रहे हैं। आपके लिए जो वीडियोस हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि आप कुछ ही महीनों में सारी जानकारी प्राप्त कर सकें। इसके अलावा हमारे पास क्या बचेगा, पूरा जीएस कवर कराने के बाद हमारे पास बचेगा जो करंट इवेंट है, जो वर्तमान के मुद्दे हैं, और यहाँ पर हम करंट की न्यूज़ को पकड़ लेते हैं। तो यह सब चीज़ें आप इन सब चीज़ों में आप अपडेट रहेंगे और आप पढ़ते रहेंगे, और अपने जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करते रहेंगे। तो इसी प्रकार पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।